हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के क्लास में, जिसको हम लोग मॉस के सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग मॉस में यूनिट 1 को स्टार्ट किए थे। यूनिट 1 में आज हम लोग लेक्चर 5 ले रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप्स, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस बता दिया। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और स्ट्रेसेस का जो अलग अलग टाइप्स है उसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंपल स्ट्रेस किसको कह रहे हैं। ठीक है, आपको बताया था कि किसी भी बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बॉडी का जो पार्टिकल्स होता है, उस बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, वह अपने अंदर एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। मतलब डिफॉर्मेशन होने से बचने के लिए वो क्या करता है, अंदर में एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है। तो वो उस बॉडी के अपने पूरे क्रॉस सेक्शन में डेवलप करता है। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में जो रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल स्ट्रेस किसको कहते हैं। तो कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, द स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स जो है सिर्फ एक ही दिशा में लग रहा है, बॉडी पर हो सकता है हजारों फोर्स एक साथ लगे, पर हम क्या किए, एज्यूम कर लिए कि जो लोड लग रहा है वह किसी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी, ये बॉडी है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स अगर बाहर से लग रहा है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही दिशा में लग रहा है। आप फिगर से यहां देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वह किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ये देखिए, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में। अगर आप एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल दिए, इसको वाई बोल दिए। तो एक्स डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स टेंसाइल भी लग सकता है, बाहर अगर फोर्स लगे तो टेंसाइल, अंदर लगा तो कॉम्प्रेसिव। तो कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, द स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि सिंपल स्ट्रेस हम लोग किसको कह रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यह क्वेश्चन उठता है कि सर अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे बॉडी पर तब क्या कहेंगे। तो यहां ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है, दुनिया का हर एक बॉडी 3D होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3D बॉडी है। तो अगर मान लीजिए फोर्स मेरा एक्स एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है, या सिंपल जेड एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, फोर्स मेरा पी लग रहा है, इसको पी एक्स कह दिए, इसको पी वाई कह दिए, इसको पी जेड कह दिए। ठीक है, और स्ट्रेस हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रेस तभी लगेगा जब स्ट्रक्चर पूरा इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि इस साइड अगर P फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट में भी P फोर्स लगेगा और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब बॉडी में किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, डिफॉर्मेशन हो, किसमें हो, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, पार्टिकल्स के बीच में हो, और बॉडी का शेप या साइज आप कह सकते हैं वो चेंजिंग करे। बस ये याद रखना है कि बॉडी अपना जगह छोड़ के किसी दूसरे जगह नहीं जाएगा, और ये तभी संभव होगा जब फोर्स क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 इस फिगर के अनुसार। इसका मतलब जो फोर्स आपको इधर दिख रहा है उसको प्लस लीजिएगा, और जो फोर्स इधर दिख रहा है माइनस। तो एक फोर्स आपको इधर दिखा तो प्लस पी, इसके अपोजिट ये दिखा तो माइनस पी, और जोड़े इसको तो कितना गया, 0। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन हो गया जिसमें जितना भी फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है अगर उसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, या अगर वाई एक्सिस में लग रहा है उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, या जेड एक्सिस में लग रहा है उसका मान अगर 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी फोर्स के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। तो मॉस में जब भी पढ़ाई करेंगे तो हमेशा याद रखना है फोर्स इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अब चलिए, तो क्या बोला हूं, एक डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा और उसके कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल स्ट्रेस। पर अगर किसी बॉडी में हर एक दिशा में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, सारे डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है, तो उसके कारण बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको सिंपल स्ट्रेस ना कह के हम लोग किस नाम से जानेंगे, कंपाउंड स्ट्रेस, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल स्ट्रेस, कंपाउंड स्ट्रेस होता क्या है।
क्लियर हो गया? चलिए, तो अभी यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रेस का डिफिनीशन क्लियर हो चुका है कि सिंपल स्ट्रेस किसको कह रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप मेरा लेक्चर जब सुन रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ ही साथ पेंसिल भी ले लीजिए और कलरफुल पेन भी लेके बैठिए। हम आपको बता रहे हैं कि मॉस में हम लोग एकदम छोटे छोटे बात को भी आपको समझाते जा रहे हैं और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप मॉस अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आपसे आपका सेमेस्टर तो क्लियर होगा ही होगा। और आप अगर आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा जॉब के लिए, तो मॉस में हम एक भी बात ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करे। आप क्या करेंगे, अगर आप बहुत सिंसियर हैं अभी से ही आपको मन कर रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पढ़े, तो आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक अच्छा खरीद लेंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा मैकेनिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें आप सबसे पहला आरएस खुरमी को ले लेंगे, लगभग 5,500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक आरएस खुरमी। दूसरा आप ले सकते हैं आरके जैन, जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, पर अभी इनिशियल में मत लीजिए, अभी आप पहले धीरे धीरे अच्छे अच्छे बुक को बनाइए। मतलब आप सिंपल बुक बनाइए, जिससे क्वेश्चन अगर आपका बनने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, फिर आप आरके जैन को लगा लेंगे। ठीक है, तो एक बुक आप आरएस खुरमी ले लेंगे पहले, जब आप अभी है, फिर धीरे धीरे थोड़ा और पढ़ाई करेंगे, स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा तो आरके जैन ले लेंगे। फिर तीसरा बुक आप एक ले सकते हैं जो आरएस खुरमी, थोड़ा लो लेवल का बुक है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। आरके जैन में जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहता है। और एक बुक है डीएस कुमार का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव का बुक, डीएस कुमार। तो आप कोई भी बुक को परचेज कर सकते हैं, पर अभी इनिशियल पीरियड है तो आप सिंपल बुक लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जगे। वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप हर एक बात को आपको बताते जाएंगे। कॉपी खूब अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एकदम साफ सुथरा, खूब अट्रैक्टिव बनाइए। अट्रैक्टिव कहने का मतलब है कि आप अगर कॉपी खोले भी तो आप भी बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो अच्छे से लेक्चर को सुनिए, नोट डाउन कीजिए, जहां आपको लगे कि सर का ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, उसको हिंदी इंग्लिश संस्कृत जिसमें नोट करना है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या पता चल गया कि सिंपल स्ट्रेस क्या होता है और कंपाउंड स्ट्रेस क्या होता है। अब सुनेंगे मेरा बात ध्यान से। अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वह एक ही दिशा में लग रहा है और उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ध्यान देंगे, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर लगे, प्लेन कहने का मतलब होता है कि दो एक्सिस से मिला हुआ जो जगह है, जैसे ये देखिए, ये वाई, ये जेड एक्सिस है, जेड, और ये वाई है, तो जेड वाई का ये प्लेन है। तो अगर कोई फोर्स किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लगे और एक ही दिशा में लग रहा है, तो ऐसे सिंपल स्ट्रेस को एक नए नाम से जाना जाएगा, उसको कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो आप बता देंगे कि ऐसा स्ट्रेस जो उस फोर्स के कारण डेवलप होता हो जो बॉडी के या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता हो। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि किसी प्लेन के सेंटर से होते हुए या बॉडी के एक्सिस से होते हुए अगर कोई लोड पास होता हो, तो ऐसे लोड को एक्सियल लोड कहेंगे या डायरेक्ट लोड कहेंगे, और उस लोड के कारण बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। इसका मतलब है कि सिंपल स्ट्रेस का नाम अलग अलग तरह से बदल रहा है सॉरी। अगर सिंपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कब बन जाएगा, जब लोड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सिंपल स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस कब बन जाएगा, जब वह लोड प्लेन के परपेंडिकुलर हो और बॉडी के सेंटर के एक्सिस से होते हुए पास करे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल लगे या उसी के डायरेक्शन में लगे, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। आई होप आपको सिंपल स्ट्रेस समझ में आ गया हो, नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया हो और डायरेक्ट स्ट्रेस समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल मेंबर है और इस स्ट्रक्चर का ये एक्सिस है, तो एक्सिस से होते हुए अगर कोई लोड जा रहा है,
तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस। एक ही दिशा में लग रहा है सिंपल स्ट्रेस, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सिंपल स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस में हम लोग को पढ़ना कितना स्ट्रेसेस है, तो सबसे पहला हम लोग को जो पढ़ाई करना है वह पढ़ाई करना है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा, और सफिक्स में टी लगा देंगे। दूसरा हम लोग को जो पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करना है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, और इसको कहेंगे सिग्मा सी। ध्यान देंगे स्टूडेंट, पूरे सेमेस्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और कंपटीशन व्यू के रेस्पेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है तो ये मॉस सब्जेक्ट है। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा पेपर आपका ब्रांच पेपर हो गया है। ये पेपर अच्छा होने से और भी बहुत सारा पेपर आपका अच्छा हो सकता है, इसलिए खूब मन लगा के और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और तीसरा जो है उसको कहेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, जिसको टाउ कहेंगे, नहीं तो स्मॉल क्यू कहेंगे। ध्यान देंगे ये जो दोनों स्ट्रेस होगा इसको हम लोग नए नाम से जानेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस होगा इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। अब साथ साथ नोट भी कर सकते हैं रोक रोक के पूरे, और फिर लेक्चर को कंटिन्यू सुनिए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस कहने का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रेस जो टेंसाइल फोर्स के कारण डेवलप होता हो, ऐसे को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल फोर्स किसको कहते हैं, ऐसा फोर्स जो बॉडी को इलोंगेट करे, लंबा करे। ठीक है, ऐसे फोर्स को टेंसाइल फोर्स कहते हैं। यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो बॉडी है, ध्यान देंगे यहाँ जो बॉडी है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, और इस फोर्स के कारण आप नोटिस करेंगे कि ये बॉडी को इस तरह से इलोंगेट करना चाह रहा है। ये देखिए इस तरह से बड़ा करना चाह रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है बड़ा करना चाह रहा है, इलोंगेट करना चाह रहा है। मान लीजिए इसका लेंथ पहले L था, तो अब इसका लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस किसको कहेंगे, तो द स्ट्रेस which is developed due to the tensile force is called टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ऐसा स्ट्रेस जो टेंसाइल फोर्स के कारण डेवलप होता उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, ये हमेशा याद रखना है कि मैग्नीट्यूड अगर यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है तो इस साइड भी 10 लगना चाहिए। और क्या करना है, बॉडी में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, किसमें चेंजिंग करना है, मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है, पार्टिकल्स में करना है। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुल आर अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब हम इक्वल और अपोजिट पुल किसी बॉडी पर लगा रहे हैं और उस पुल के कारण बॉडी में किसी तरह का इलोंगेशन हो रहा है या होना चाह रहा है, तो अंदर का मॉलिक्यूल्स एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है अपने एक यूनिट एरिया पर। तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है इस टेंसाइल फोर्स के कारण, उसके कारण जो स्ट्रेस हुआ उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टिव फोर्स develop in the body per unit cross sectional
एरिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिग्मा टी, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, इज इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी मॉस पढ़ेंगे, जिस प्लेन पर लोड लगेगा उसी का एरिया लेना है। अगर ये बॉडी ले, मान लीजिए इसका ये लेंथ है 500 मीटर और इसका जो ब्रेथ है वो 200 है और इसका जो थिकनेस है वो मान लीजिए 100 है, तो आपसे पूछे कौन सा एरिया लेना है, तो वहां लेंथ ब्रेथ मत लगा दीजिएगा, बस देखिएगा कि फोर्स किस प्लेन पर लग रहा है। तो फोर्स इस प्लेन पर लग रहा है। इस प्लेन का मतलब हो गया कि 200 mm वाले पर और 100 mm वाले पर लग रहा है, तब यहां से लगा दीजिएगा लेंथ गुना ब्रेथ, तो 200 गुना 100 और वो एरिया ले लेंगे। तो जिस पर फोर्स लगेगा, हमेशा याद रखेंगे, जिस पर फोर्स लगेगा वही एरिया लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स, दिस इज कॉल्ड आर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज कॉल्ड ए। और हमेशा याद रखेंगे कि रेसिस्टिव फोर्स जो होगा यहां पर अप्लाइड टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा। तो अप्लाइड टेंसाइल फोर्स होगा। इसका मतलब है कि R का मान जो है वह कितने के बराबर हो जाएगा, P के बराबर होगा। तो यहां से हम हटा के लिख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे कि सिग्मा T इज इक्वल टू लोड बटे एरिया। क्लियर हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन व्हाट, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेंसाइल लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो चुका होगा। अब इसको चलिए फिगर को कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर हम P फोर्स लगा रहे हैं और यहां भी हम फोर्स P लगा रहे हैं और हम क्या किए, एक सेक्शन इस तरह से यहां पर काट लिए। क्लियर। जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब है कि बॉडी को फ्री कर लीजिए, जहां पर सेक्शन आप ले रहे हो वहां से उसको हटा दीजिए। इसका मतलब अगर हम इतना दूर पढ़ाई कर रहे थे इसको हटा दीजिए, या अगर आप इसको ले रहे हैं, ये देखिए, तो राइट लेफ्ट साइड वाला को हटा दीजिए आप। क्लियर है। यहां अगर हम फोर्स लगा रहे हैं P, तो उतना ही अमाउंट का बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको हम लोग रेसिस्टिव फोर्स कह रहे हैं। ध्यान देंगे, यहां अगर यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं P, तो उतना ही अमाउंट का यहां पर रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है R। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बनता है। पहला बनेगा कि when two equal and opposite pull are applied on the body, then the stresses are tensile stress, compressive stress, shear stress, all of the above। तो याद रखना है कि जिस फोर्स के कारण जो भी फोर्स लग रहा है, अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस भी क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स, अगर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो उसको कॉम्प्रेसिव फोर्स कहेंगे और उसके कारण जो स्ट्रेस होगा उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो फोर्स का जिस तरह का नेचर होगा, बाहर अगर लग रहा है तो स्ट्रेस भी किधर लगेगा, बाहर लगेगा। कैसे पता चल रहा है, तो आप ध्यान देंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स है किधर लग रहा है, बाहर की ओर। देखिए रेसिस्टिव फोर्स कैसा है, टेंसाइल है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, टेंसाइल, क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो रेसिस्टिव फोर्स किस तरह का होगा, तो आप बोलेंगे कि रेसिस्टिव फोर्स भी टेंसाइल होगा, रेसिस्टिव फोर्स अपोजिट होगा, पर नेचर अगर ये टेंसाइल है तो ये भी कैसा होगा, टेंसाइल होगा। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो याद रखना है बच्चा, ये दिमाग में रखना है कि जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट रेसिस्टिव फोर्स लगता है। पर आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप याद रखेंगे कि अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो रेसिस्टिव फोर्स भी किधर होगा, एक्स एक्सिस में। आप देख पा रहे हो, ये देखिए, अगर इसी को हम फाइनली फिगर यहां पर दिखाएं इस पूरे फोर्स को, तो आप देख पा रहे कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स है
ये देखिए इसका यहां हो रहा है और इसका रेसिस्टिव फोर्स ये देखिए ऐसे हो रहा है, आर हो रहा है। तो आपको क्या बता रहा हूं कि अगर मेरा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो रेसिस्टिव फोर्स भी कैसा होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। अगर स्ट्रेस मेरा इस फोर्स के कारण कैसा डेवलप हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये देखिए अगर अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पर लग रहा है तो रेसिस्टिव फोर्स भी तो एक्स एक्सिस पर लग रहा है। ये देखिए रेसिस्टिव फोर्स भी तो एक्स एक्सिस पर लग रहा है, वाई एक्सिस पर तो नहीं लग रहा है। तो जिधर फोर्स उसी के डायरेक्शन में स्ट्रेस भी होगा। तो वहां अपोजिट नहीं मारेंगे, सेम मारेंगे कि अगर मेरा फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है तो स्ट्रेस भी कहां लगेगा, एक्स एक्सिस में लगेगा। नेचर कैसा होगा, अगर फोर्स टेंसाइल है तो रेसिस्टिव फोर्स भी टेंसाइल है। देखिए बाहर की ओर लग रहा है, स्ट्रेस भी कैसा होगा, टेंसाइल होगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा रहता है कि सर फोर्स के अपोजिट ना रेसिस्टिव फोर्स लगता है। तो अभी भी बोल रहे हैं फोर्स के अपोजिट रेसिस्टिव फोर्स लगेगा, पर फोर्स किस दिशा में है, एक्स में है, तो रेसिस्टिव फोर्स किधर होगा, एक्स में होगा। तो स्ट्रेस भी किधर होगा, एक्स में होगा। तो एक ही डायरेक्शन होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। नेचर कैसा होगा, तो ये अप्लाइड फोर्स टेंसाइल है, तो रेसिस्टिव फोर्स भी इस बॉडी पर कैसा लग रहा है, टेंसाइल। तो स्ट्रेस भी कैसा होगा, टेंसाइल। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया। अब ये याद रखना है जो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, प्लस, ठीक है। और यहां से आप क्या करेंगे, यूनिट जो ले लेंगे, अच्छा इसमें जो एरिया आप लेंगे हमेशा याद रखना है, ये क्या लेंगे, एरिया ओरिजिनल, ठीक है। ये एरिया आप क्या लेंगे, ओरिजिनल एरिया लेंगे, जो आपको यहां पर समझा चुका हूं, ठीक है। यूनिट यहां से आप देख लेंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे, पी। तो आई होप आपको पूरा का पूरा टेंसाइल